guys, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udan. This is Ajit Singh. I hope you all are doing good and safe at home. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा उन सबको जिन्होंने मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार, सपोर्ट एंड अप्रिशिएट किया, which motivates me a lot. So thank you once again. आज हमारा सेकंड लेक्चर है. सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. इनको पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, क्या होती हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं. 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. मैकेनिकल कंप्यूटर्स वो हो गए जिनमें कैलकुलेशन आप थ्रू मैकेनिकल करते हैं. जैसे मैं अगर फिंगर्स के थ्रू कैलकुलेशन करता हूं या फिर टोज के थ्रू करता हूं, किसी भी तरह अगर मैं कैलकुलेशन मैकेनिकल थ्रू करता हूं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स. और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स कौन से हो गए, जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है. जैसे फैन, अगर हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो फैन स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मैकेनिकली फैन मूव कर रहा है. उसी तरह वो कंप्यूटर जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ भी काम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स बोलेंगे. और इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलेंगे, जो फुली, जैसे आप आजकल मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये फुली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बोलेंगे. अब देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं. ठीक है. अब देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, वैसे तो माना जाता है कि कंप्यूटर्स बहुत पहले टाइम से यूज किया जाता है. पहले टाइम से मतलब कैलकुलेशंस तो 1000 ऑफ ईयर्स पहले भी होती होगी ना, फिंगर्स यूज करते होंगे, टोज यूज करते होंगे, कैलकुलेशंस तो तब भी होती थी. ठीक है. तो तब का कंप्यूटर कहा जाता है कि तब से कंप्यूटर कैलकुलेशंस होती हैं. लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड्स कब से होगा, 1600 से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 1953 तक, इसके अंदर जितने भी ईयर्स कंप्यूटर आ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. 1600 से लेकर 1953 तक. बट यहां पे एक पॉइंट आता है 1946. इस पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट में एक कंप्यूटर आता है एनियाक, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. एनियाक इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे. वो 1946 में आता है. तो 1946 से लेके टिल डेट तक हम कहेंगे ये जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन से कंप्यूटर्स हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं. ठीक है. 1946 से लेके 53 तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए हैं, क्या बोला मैंने, 1946 से लेके इस डेट से लेके 1953 तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं, हम उनको हिस्ट्री में भी कंसीडर करेंगे और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी उनमें बोला जाएगा उनको. ठीक है. अब इस दौरान हम आगे पढ़ेंगे कि इस दौरान हमारे कितने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आए जो हिस्ट्री में आ रहे हैं और जनरेशंस में कौन कौन से आ रहे हैं. अब बाकी इस दौरान कौन से थे, जो मैकेनिकल आ रहे थे और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ रहे थे. मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये दोनों हिस्ट्री के पार्ट हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक का जो स्टार्टिंग स्टेज है वो भी हिस्ट्री का पार्ट है और जनरेशन का भी पार्ट है. ठीक है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल कंप्यूटर्स. सबसे पहले इन्वेंट हुआ 1602 में कौन सा कंप्यूटर, अबेकस. अबेकस बोला गया, उस कंप्यूटर को नाम दिया गया जो कहां पे इन्वेंट हुआ था, चाइना में हुआ था. लेकिन किसने इन्वेंट किया ये नहीं पता, लेकिन हुआ कहां पे था इन्वेंट, अबेकस चाइना में हुआ था. लेकिन एक मॉडर्न अबेकस जो है फॉर ब्लाइंड पीपल, मॉडर्न अबेकस फॉर ब्लाइंड पीपल, आजकल ये बच्चों के पास भी होता है, खेलते हैं वो. ठीक है. वो इन्वेंट किया था. वो किसने इन्वेंट किया था, टिम क्रैमर ने इन्वेंट किया था. कहां के थे वो, यूएसए के थे. इसका डिफरेंस याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था. और इसका फंक्शन क्या काम करता था, ये एडिशन करता था, सब्सट्रैक्शन करता था, स्क्वायर रूट निकालता था, डिवीजन करता था, ये काम करता था सारे. ठीक है. और ये एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, इसको, ये क्या था, रेक्टेंगुलर शेप में होता था ये एक डायग्राम, अबेकस. और इसमें यहाँ पे बॉल्स होते थे. इन बॉल्स की यूज की वजह से क्या करते थे, यहाँ पे बॉल्स लगा लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे, ये सारी रॉड्स में होंगे. इनको मूव करके क्या करते थे, वो कैलकुलेशन करते थे. ठीक है. अबेकस इसके थ्रू ऐसे कैलकुलेट होता. अब 1602 के बाद 1617 में सेकंड कंप्यूटर आया. वो कौन सा कंप्यूटर था, वो भी मैकेनिकल. यहां पे मैंने 4 कंप्यूटर लिखे हैं, 5 कंप्यूटर लिखे हैं. 5 के 5 कौन से हैं, मैकेनिकल कंप्यूटर्स. अभी सिर्फ मैकेनिकल कंप्यूटर्स बता रहा हूं. उसके बाद मैकेनिकल कंप्यूटर्स कौन सा आया, नेपियर बोन्स. कौन सा आया, नेपियर बोन्स आया. नेपियर जिसने इन्वेंट किया उसका नाम था नेपियर, और बोन्स इसलिए क्योंकि इसने जो भी कैलकुलेशन की
वो नंबरिंग किसमें, बोन्स को यूज करके करता था, वो मैं आपको आगे डायग्राम में बताता हूँ। यूज्ड बोन रॉड्स फॉर काउंटिंग, बोन लेता था, किसी की भी बोन, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एनिमल की बोन लेता था, किसी की भी बोन लेता था, उसके ऊपर स्केलिंग करता था, नंबरिंग डालता था, उसके थ्रू ये कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये आ जाएगा कि ये 3 डायमेंशनल फिगर थी। स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। ये मैंने कोशिश की है यहाँ पे बनाने की, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे स्केलिंग होती थी, 0 से लेके 9 तक स्केलिंग होती थी, 0 से लेके 9 तक स्केलिंग होती थी। तो क्या होता था, उसके थ्रू वो क्या करता था, कैलकुलेट करता था। अब देखिए इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, प्राइमरी फंक्शन इसका था मल्टीप्लीकेशन। ये जो कंप्यूटर आया था इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, मल्टीप्लीकेशन करना। ठीक है, बाकी काम सारे करता था ये, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब करता था ये, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या था इसका, मल्टीप्लीकेशन के लिए आया था ये। और ये जो कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी को क्या कहा था, नेपियर ने कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी को कहा था रैप्डोलॉजिया। रैप्डो मतलब होता है रॉड और लॉजिया का मतलब होता है कैलकुलेशन। मतलब रॉड को यूज करके जो कैलकुलेशन करते थे उसको क्या नाम दिया इसने, रैप्डोलॉजिया, मतलब कैलकुलेशन का ही नाम है। इनफैक्ट हम कैलकुलेशन बोलते हैं, इसने कैलकुलेशन की टर्म को क्या बोला, रैप्डोलॉजिया बोला। ठीक है, अब 1642 में पास्कल लाइन आया जिसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है। ठीक है, ये किसने निकाला, ये इन्वेंट किया ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया, जिसको बी पास्कल भी बोलते हैं, फ्रांस के थे ये। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी ये। ठीक है, उसके बाद इसका पर्पस, ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, ये एडिशन, यहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये करता था, लेकिन किसकी, 2 डिजिट्स की। यहां से स्टार्ट हुआ था 2 डिजिट्स, पहले 1 डिजिट्स का हुआ था, इसके बाद इसने क्या किया, 2 डिजिट्स को क्या किया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन स्टार्ट किया। बाकी प्राइमरी फंक्शंस, बाकी भी सारे ये फंक्शंस करता था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, ये सारे करता था। अब इसका ये मेथड था, क्या मेथड था, एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता था जहां पे ये प्रेशर, यहां पे लिखिएगा प्रेशर, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स की वजह से यहां पे 1 2 3 4 यहां पे 8 होल्स होते थे जहां पे लिक्विड डालता था। ये लिक्विड के डालने से क्या करता था, प्रेशर यूज करके क्या करता था, कैलकुलेशन करता था। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका नाम याद रखिए, बी पास्कल 90, इसके इन्होंने किया फर्स्ट मैकेनिकल, ये क्या था, एडिंग मशीन भी इसको कहा जाता था। अब फोर्थ कौन सा आया, 1801। 1801 में कौन आए, जैक्वार्ड्स लूम आए। जैक्वार्ड्स लूम ये इन्वेंट किसने किया, ये कंप्यूटर का नाम था, इन्वेंट किसने किया, जैक्वार्ड ने इन्वेंट किया। कहां के थे ये, फ्रांस के थे ये। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड किस लिए यूज होते थे, मेमोरी को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन ये कौन सी मेमोरी स्टोर करता था, टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी अभी हमने स्टोर करना स्टार्ट नहीं की थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहां पे कब इंट्रोड्यूस हुई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यूज के हिसाब से। फर्स्ट टाइम कहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे पंच कार्ड्स, जैक्वार्ड्स लूम ने किए थे और वाइडली यूज्ड इन जैक्वार्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसलिए यूज हुआ था क्योंकि पंच कार्ड जब यूज हुए थे, किसी भी मैकेनिकल फोर्स के बाद ये कार्ड्स होता था, एक पेपर होगा, उसके ऊपर पंच करके क्या करते थे, मेमोरी कुछ भी डेटा अपना सेव करते थे। तो यही जो डिजाइन, यही जो पैटर्न, अगर आप देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में जब वीविंग होती थी, कपड़े बनते थे, तो तब वहां पे क्या, आपने शायद मूवी में भी देखा होगा, वहां पे क्या होता था, वो कपड़े बनने की मशीन होती थी, ऐसे कुछ प्रेस करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, आवाज ऐसे स्ट्राइक करती थी किसी चीज को, तो कपड़े वीविंग हुआ करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये इस पैटर्न, इसके आने की वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, इसकी पैटर्न की वजह से। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन आया था एक किस्म का। अब 1837 तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन, इनके कंप्यूटर का क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन। और चार्ल्स बेबेज ने एक और कंप्यूटर इन्वेंट किया था, डिफरेंस इंजन। ठीक है, वो 1822 में शायद इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, वो भी इनका था, चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, एनालिटिकल इंजन किया था, और ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये जो पीछे वाले सारे जितने मैंने आपको मैकेनिकल, ये सारे साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, बट ये जो था ये फर्स्ट जनरल पर्पस, मतलब मल्टी फंक्शन, और भी काम करता था ये। ठीक है, अलग अलग काम करता था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये, किन्होंने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। और इसमें मेमोरी के लिए क्या करते थे, सेव, पैग्स और बैरल्स यूज करते थे और काउंटर व्हील्स यूज करते थे। पैग्स को क्या करते थे, बड़े बड़े ड्रम्स होते थे, उसके बीच में डाल के स्टोर किया जाता था। काउंटर व्हील्स क्या होते थे, 2 ऑपोजिट व्हील्स ऐसे रिवॉल्व करते थे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह क्या करते थे, ये मेमोरी
स्टोर करते थे, लेकिन टेम्पररी मेमोरी स्टोर करते थे। अभी तक परमानेंट मेमोरी कहीं पे भी स्टोर नहीं हुई है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज किया जाता था? साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था ये, ठीक है। उसके बाद ये सारे हमने जितने पढ़े ये कौन से थे कंप्यूटर्स? ये थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, ठीक है। उसके बाद आए कौन? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स आए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वो मैकेनिकली वर्क काम करके हमें बता रहे हैं। और सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल? 1890 में आया था फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कब आता है? 1890 में आया था। टेबुलेटिंग मशीन उसका नाम था। हॉलरिथ थे जो जिन्होंने इन्वेंट किया था, अमेरिका के थे वो, और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर उनको बोला जाता है। अब देखिए ये क्या करता था, पहले जितने भी हमने कंप्यूटर्स आए थे वो वन बाय वन क्या करते थे? कार्ड को रीड करते थे। बट ये टैबुलेटिंग मशीन था जो क्या करता था? पूरे कार्ड को या फिर पूरी जो भी मेमोरी होती थी उसको क्या करते? वन टाइम में एक ही बार आप कार्ड इनपुट करेंगे तो वो पूरे के पूरे कार्ड को एक ही बार में क्या करेगा? वो रीड कर लेता था, ठीक है। ये भी इसका एक्स्ट्रा पॉइंट था। पैक्स, बैरल्स, काउंटर बिल्स और पंच्ड कार्ड्स भी इन्होंने यूज किए जाते थे। और आप ये भी याद रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पंच्ड कार्ड्स आर आल्सो नोन एज हॉलरिथ कार्ड्स, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अगर यहां पे बता रहा हूं कि पंच्ड कार्ड्स, पैक्स, बैरल्स यहां पे यूज हो रहे हैं, तो ये याद रखिएगा पीछे ये सारे के सारे कुछ भी अगर ये यूज हो रहा है, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया पैक बैरल्स ये यूज हो रहा है, तो यहां पे भी पंच्ड कार्ड्स यहां पे ये सारे के सारे क्या हो रहे होंगे? यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आगे जाते हैं 1944। 1944 में दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आया, कौन सा? मार्क 1, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ज्यादा यूज किया गया इसका। और इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे? हॉवर्ड एकन थे और अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने मेमोरी के स्टोर करने के लिए कौन सा यूज किया था? मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किए थे इन्होंने। ड्रम्स भी यूज किए थे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था अभी पीछे की अगर इन्होंने मैग्नेटिक ड्रम्स, मैंने यहां पे लिखा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ स्टोरेज के लिए मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम्स ही यूज किए, नहीं, इन्होंने सारे यूज किए। पंच कार्ड भी यूज कर रहे थे, ये पैक्स एंड बैरल्स भी यूज कर रहे थे, ये सारे यूज कर रहे थे साथ में। और ये किस पर्पस के लिए? साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2 कंप्यूटर्स आ गए हमारे, और मैकेनिकल में हमने कितने पढ़े? 5 कंप्यूटर्स पढ़े। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यहां पे कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, जो हमारा हिस्ट्री में भी आता है और जनरेशंस में भी आता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक। कौन सा था? ई से ये आप कीवर्ड यहां पे याद रखिएगा, ई, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एनियाक था। और किसने इन्वेंट किया था? एकर्ट एंड मैकले ने किया था, अमेरिका के थे ये। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस था, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये था, ये भी साइंटिफिक पर्पस के लिए था। एग्जांपल्स में अगर लगाएं किसके लिए? वेदर प्रिडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एटसेट्रा, इनके लिए ये क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। अब सेकंड कंप्यूटर कौन सा आया इलेक्ट्रॉनिक में? एडसैक। एडसैक का मतलब क्या हुआ? यहां पे एक की पॉइंट है, वो है एस। एस का मतलब स्टोरेज, स्टोरेज, ये वैसे मैंने यहां पे डेफिनेशन फुल फॉर्म भी लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, मतलब परमानेंट स्टोरेज अब इस कंप्यूटर के बाद स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इससे पहले क्या था? इससे पहले टेम्परेरी स्टोरेज था, बट एडसैक के बाद क्या हुआ? परमानेंट स्टोरेज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये किन्होंने इन्वेंट किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और ये आपको पता होगा जॉन वॉन न्यूमैन कौन थे? फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे। कंप्यूटर का जो सबसे पहला आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। कब दिया था? 1948 में दिया था, ठीक है, अमेरिका के थे ये। ऑटोमेटिक सॉरी, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। और ये क्या स्टोर करता था? इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा परमानेंट स्टोर करता था मेमोरी में। और साइंटिफिक पर्पस के लिए भी ये क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। उसके बाद क्या आया? 1951। 1951 में क्या आया? यूनिवैक में ये की पॉइंट है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, मतलब ये वाइडली यूनिवर्सली यूज हुआ। ये मतलब फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो मतलब यूनिवर्सल
सिर्फ साइंटिफिक के लिए नहीं यूज हुआ था, ये जनरल पर्पस के लिए भी पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, ये यूज होना शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी कौन थे, इसको इन्वेंट करने वाले एकार्ड एंड मैकले थे। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक आ गया, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, वो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, जो एनालिटिकल इंजन था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, क्या था, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और उसके बाद कौन सा आ गया, इन्होंने मेमोरी के लिए क्या यूज किया था, मेमोरी स्टोर के लिए मैग्नेटिक टेप्स इन्होंने। और मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर मैग्नेटिक टेप्स यहाँ पे हुआ स्टार्ट इन्वेंट हुआ, तो इससे पहले मतलब स्टोरेज के लिए सब यूज, पंच कार्ड भी यूज कर रहे थे, पैक्स और बैरल्स भी, ये सारे यूज कर रहे थे मेमोरी के लिए। ठीक है, और ये वाइडली कमर्शियल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मतलब यूनिवर्सली जनरल पर्पस था ना ये, और भी कामों के लिए यूज होता, तो इसलिए कमर्शियल पर्पस के लिए साइंटिफिक से क्या हुआ, ये मूव होके कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज हुआ ये। ठीक है, उसके बाद 1953 में IBM 650 कंप्यूटर आया। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये किन्होंने, IBM, ये किसी पर्टिकुलर इंसान ने, ये बंदे ने इन्वेंट नहीं किया था, ये कंपनी पूरी ने इन्वेंट किया था। और कहाँ की कंपनी है ये, अमेरिका, ये आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनी है ये IBM, IT सेक्टर इसमें काम करते हैं। और इसका काम क्या था, ये अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को 2 डिजिट डेसिमल कोड में क्या करता था, कन्वर्ट करता था। ये इसका प्लस पॉइंट है कि आप इसमें ये याद रखें, ये MCQs में भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा कंप्यूटर जो था वो क्या कर रहा था, अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को क्या करता था, कन्वर्ट करता था 2 डिजिटल डेसिमल कोड में। ठीक है, वो कौन से थे, IBM थे। ठीक है, उसके बाद ये वाइडली कमर्शियल यूज, इसके बाद IBM ने बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स निकाला जो कमर्शियल यूज के लिए काफी ज्यादा यूज हुए थे। ठीक है, और एग्जाम्पल पे पेरोल प्रोसेसिंग और ऑयल रिफाइनरी डिजाइन। अब पेरोल प्रोसेसिंग कौन सा होता है, ये प्राइवेट कंपनीज यूज करती हैं, अपनी एम्प्लॉयज का डेटा मेंटेन करने के लिए यूज करती हैं। और ऑयल रिफाइनरी का डिजाइन जो होता है वो भी क्या हुआ, इस कंप्यूटर के थ्रू जाना शुरू हो गया था। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ पढ़ा, एक बार यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आप यहाँ, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, अबेकस था। और टिम क्रैमर ने क्या किया था, ब्लाइंड पीपल के लिए जो अबेकस इन्वेंट किया था वो टिम क्रैमर ने किया था। ठीक है, अबेकस को नहीं, उसका किसी को भी नहीं पता कि किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद नेपियर बोन स्कॉटलैंड 3 डायमेंशनल, ये आ गया इनका। पास्कल लाइन में क्या आ गया, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी जो 2 डिजिट्स को क्या कर रही थी, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में इनका आया था। जैकॉर्ड लूम्स में भी आ गया। उसके बाद फर्स्ट जनरल, यहां पे देखिएगा एनालिटिकल इंजन में फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था, एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल में कौन सा आ गया, टैबुलेटिंग मशीन। हेलोरिथ को क्या बोलते हैं, पंच कार्ड इज आल्सो नोन एज पंच कार्ड, आल्सो नोन एज होलोरिथ कार्ड्स, सॉरी। और पंच कार्ड्स इन्होंने भी यूज किया था। और साथ में साइंटिफिक ये भी आ गया, हॉवर्ड एक्नेन आ गया। उसके बाद ये welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC assistant registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, MCQ सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो PSC और UPSC के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। आ गया। उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पीछे वाले इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्ट्री में भी और जनरेशंस में भी आ रहे हैं। स्टार्टिंग में इनमें याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, एनियाक था, इन्वेंट एकार्ड एंड मैकले ने किया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आ गया, एडसैक आ गया। यूनिवर्सल कमर्शियल यूज और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर ये था। और ये कौन से थे, अल्फाबेट्स को कन्वर्ट करते थे, वो आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ हमारी हिस्ट्री कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस मैंने आपको बताया था 1946 के बाद टिल डेट क्या हो रहा था, जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो सारे जनरेशन, तब तक जनरेशन रहेगी जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चलते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक के अलावा अगर कोई और सोर्स बनता है जिसके थ्रू कंप्यूटर चलेंगे तो क्या हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स भी क्या आ जाएंगे, हिस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब
अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी आज जैसे जितने भी कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स, कोई भी चीज यूज करें, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, कल को कोई ऐसा सोर्स जनरेट होता है, लाइट अगर जनरेट होते हैं कि लाइट के थ्रू अगर चल रहा है कोई भी चीज, ऐसा साउंड के थ्रू चल रही है अगर कोई चीज, तो अगर कोई भी ऐसा सोर्स जनरेट होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं ये हमारे, ये भी हिस्ट्री में आ जाएंगे फिर, ठीक है, जनरेशंस में आ गए। अब देखिए 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट, ये यहां पे मैंने सारा लिखा हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशंस, अब यहां पे मैंने जनरेशंस लिखे हैं और यहां पे इनके यूजेस वगैरह सब। अब देखिए फर्स्ट जनरेशंस में हार्डवेयर या फिर स्विचिंग डिवाइसेस। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया जनरेशंस मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे और डेवलपमेंट किस चीज की, अगर एक कंप्यूटर आज है, कोई कंप्यूटर आपके पास, कोई फोन है, उसमें आगे अब नेक्स्ट फोन आ रहा है, उसमें वो इवॉल्व होकर आ रहा है कोई चीज, ठीक है। इवॉल्व मतलब उसमें कुछ एडिशन मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, चीजें आ रही हैं, उसमें न्यू ऐड होकर आ रहा है, वो एक जनरेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे विंडो 8 जनरेशन, विंडो 9, विंडो 10, ऐसे जनरेशन चेंज हो रही है। उसी तरह यहाँ पे हार्डवेयर मतलब मेन पार्ट, हार्डवेयर और जब सॉफ्टवेयर में जब चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो उनका क्या, चेंजेस आने की वजह से क्या होती है, जनरेशंस चेंज होती है। हार्डवेयर में क्या था, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो 1945 से लेके 55 तक अभी हमने पढ़ा, 53 डेट्स में ज्यादा मत जाइएगा क्योंकि कुछ बुक्स में ऊपर आग ज्यादा लिखा होता है, 53 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, डेट्स के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, क्या, एज अ हार्डवेयर या फिर स्विचिंग डिवाइसेस कह लें, ठीक है। हार्डवेयर मतलब देखिए अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता था, लाइक अ बल्ब है, जैसे आप बल्ब को ऑन करते हैं, उसी तरह बीच में इसके भी बल्ब होता था, होल होता था, बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे वैक्यूम ट्यूब्स में। क्या होता था, जब आप वो ये इसकी वजह से क्या होता था, जैसे बल्ब हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, उसी तरह वैक्यूम ट्यूब्स भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता था, ठीक है। इसकी हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें। ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, इसीलिए क्या हुआ, इसको रिप्लेस किया गया किससे, ट्रांजिस्टर से। फिर ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया गया किससे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी से। आईसी को रिप्लेस किया गया किससे, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, उसे टेक्नोलॉजी, इससे हम रिप्लेस करते गए और जनरेशंस को क्या करते गए, हम इवॉल्व करते गए। जब हमने वैक्यूम ट्यूब्स को, पहले हम फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर क्या था हमारा, वैक्यूम ट्यूब्स का, जिसको इन्वेंट किसने किया था, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था, या जे.ए. फ्लेमिंग भी बोल सकते हैं आप। स्टोरेज के लिए क्या था, मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज करते थे और इनकी स्पीड कितनी होती थी, 300 माइक्रोसेकंड्स इनकी स्पीड। माइक्रोसेकंड्स के क्या, 10⁻⁻⁶। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो को ये पावर होती है, 10⁻⁻⁶ सेकंड्स इतनी इनकी स्पीड होती थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, परमानेंटली प्रोग्राम्ड होता है, जो आपके फोन में, लैपटॉप में क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, जो सारे फंक्शंस जो होता है वो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे यूज होता था, कौन सा, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मैं आपको लिखूं यहां पे, सॉरी, 1 2 3 4, ये आ गया, ये कोई भी मैंने कोई भी डेटा दिया जिसको इसको प्रोसेस करना है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, बैच में। पहले वो 1 को प्रोसेस करेगा, हम इसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो कहीं पे, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, ठीक है। और आजकल जो हम प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज हो रही है, पैरेलल प्रोसेसिंग, एज वेल एज दोनों यूज करते हैं हम, सीक्वेंशियल भी यूज कर रहे हैं और पैरेलल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो गया, पहले हमने ये अगर इनपुट किया है वो पहले इसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद इसको करेगा, उसके बाद इसको करेगा, उसके बाद इसको करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। अब जैसे वो लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे हम, लो लेवल लैंग्वेज यूज करते थे। लो लेवल मतलब 0-1 की फॉर्म में हम लैंग्वेज यूज करते थे, कोई भी चीज हमने प्रोग्रामिंग करनी है उसको 0-1 की फॉर्म में देते थे। अब आपको पता है लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है, 2 तरह की होती हैं, एक मशीन लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें 0-1 का बाइनरी का यूज किया जाता है, 2 ही डिजिट्स का। और असेंबली लैंग्वेज जिनमें कुछ अल्फाबेट्स भी हम यूज कर सकते हैं, वो इससे थोड़ी इंप्रूव होती है, ठीक है।
बाइनरी का यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसके आगे लिखे हुए हैं, बट मैं आपको बता दूं, इसको रिलेट करता हूं मैं आपको कि वैक्यूम ट्यूब्स, जब मैंने आपको बोला वैक्यूम ट्यूब्स बल्ब की तरह होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, ना ही ये मूवेबल था, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता, तो हमें इसको एसी, इन कंप्यूटर्स को हमें बड़े बड़े रूम में, इनका बहुत बड़ा साइज होता था, जिसकी वजह से ये पोर्टेबल नहीं होते थे, बहुत ज्यादा एसीज की जरूरत पड़ती थी इनको, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे बहुत ज्यादा, ये इनके ड्रॉबैक्स थे, जिनको हमने रिमूव करके, उनको एडवांस करके, फिर जब एडवांस होने के बाद उसके बाद क्या आई, सेकंड जनरेशन आई, ठीक है। पहली हमने इसलिए रिमूव की क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ, फिर हमने सेकंड जनरेशन हमने स्टार्ट किया। अब सेकंड जनरेशन में क्या आएगा, अब देखिए सेकंड जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया, ट्रांजिस्टर्स को लाया, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स जो थे साइज में भी कम थे, रिलायबल थे, मोर एफिशिएंट थे, इसलिए हमने ट्रांजिस्टर्स को यूज किया। और ये किसने इन्वेंट किया हुआ है, बेल लेबोरेटरी, किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं, बेल लेबोरेटरी वालों ने ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया हुआ है। सेकंड 1955 से लेके 64 तक जितने भी कंप्यूटर्स आए, उन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक कोर यूज होती थी, मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कहें, आपको पता है प्राइमरी, मैंने आपको बताया था कि वो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको, जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होगी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, जो क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। वो ये दोनों, इनको मेमोरी कौन सी यूज हो रही थी, प्राइमरी मैग्नेटिक कोर यूज कर रहे थे, और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी यूज कर रहे थे, मैग्नेटिक डिस्क यूज कर रहे थे। और इनकी स्पीड कितनी थी, 10 माइक्रोसेकंड्स, पहले थी 300, उसके बाद क्या आई 10, मतलब स्पीड भी इनकी इंक्रीज हुई। उसके बाद ट्रांजिस्टर साइज भी इनका कम हुआ, क्योंकि साइज में ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफी ज्यादा कम होता है, इसलिए इसका ये भी कम हुआ। हीट जो ये प्रोड्यूस करता था वो भी कम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भी कम हुई प्रोड्यूस करना। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते थे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अब ये क्या करते थे, 1 2 3 4 जैसे, ये मैंने कोई इनपुट दिया, इन सबको क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको कुछ सेकंड्स, इसको कुछ सेकंड्स, इसको उस सेकंड्स में ये क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसमें टाइम शेयर हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग, ठीक है। टाइम शेयरिंग के लिए इसकी वजह से क्या हो गया, मल्टीटास्क काम करता था, अलग अलग कंप्यूटर्स काम करते थे, और असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज होते थे। असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें थोड़े वर्ड्स, अल्फाबेट्स का भी हम यूज करते हैं, कंप्लीटली बाइनरी यूज नहीं करते, इसलिए थोड़ी इजी होती है। और एट द एंड आप लगा लें कि मतलब 60s के बाद यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज की है हमने। हाई लेवल लैंग्वेज और इजी होती है ज्यादा, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, फॉर्ट्रैन और कोबोल और एल्गोल। फॉर्ट्रैन की क्या होगी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी होगी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज हम यूज करते थे, किस लिए यूज करते थे, हाई लैंग्वेज बोलते हैं, ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। सेकंड जनरेशन को एग्जांपल्स में क्या आ गया, हनीवेल 400, IBM 7030 एटसेट्रा, ये सारे के सारे। अब देखिए मैंने ये जो पहले कंप्यूटर्स, ये एग्जांपल सारी इंपॉर्टेंट है, एनईए के पहले वही कंप्यूटर्स थे जो हमने जनरेशंस में पढ़े थे, ठीक है। कौन सी जनरेशन में, वही जो हमने लास्ट में 1946 से लेके 1953 तक पढ़े हैं, ठीक है। ये सारे वही, उनमें एग्जांपल्स आए। ये सारे के सारे कमर्शियल हैं, ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे किस लिए यूज होते थे, कमर्शियल के लिए, लेकिन सेकंड किसके लिए यूज हुए, फर्स्ट यूज हुए साइंटिफिक के लिए, सेकंड यूज हुए हमारे कमर्शियल के लिए, ठीक है, कमर्शियल। अब थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, आईसीज। हमने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स को किसके साथ, आईसीज को रिप्लेस किया। इस आईसी में क्या होता था, सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करते, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगाते थे। तो अगर एक ही, जब सेकंड जनरेशन में एक ट्रांजिस्टर लग रहा है तो अल्टीमेटली इसकी स्पीड कम होगी एज कंप्यूटर। अगर इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर लग रहे तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, साइज भी कम हो जाएगा, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेंट किसने किया था, किल्बी ने और नॉयसी ने इन्वेंट किया था। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा यूज कर रहे थे, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम्स। यहाँ पे मैग्नेटिक सेकेंडरी में कौन सा यूज किया इन्होंने, मैग्नेटिक टेप भी यूज कर रहे थे और मैग्नेटिक ड्रम्स भी यूज करते।
और 100 नैनो सेकेंड इनकी स्पीड देखिए, बहुत ज्यादा इनके नैनो का 10⁻⁹ होता है। ये वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट एज अ नॉलेज आप नॉलेज के लिए रख लें कि 100 नैनो सेकेंड्स के लिए क्या करते थे, ये इनकी स्पीड होती थी 100 नैनो सेकेंड्स की, ठीक है। और रियल टाइम शेयरिंग, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आया, रियल टाइम शेयरिंग। रियल टाइम शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि आप जैसे इनपुट अगर कुछ 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी दे रहे हैं, इसको अगर पहले यहां पे मैंने आपको बताया टाइम शेयरिंग, इसमें फिर टाइम का डिले हो सकता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट टाइम में अगर इसे 2 सेकंड दिए तो 2 सेकंड में ये प्रोसेसिंग होगी, 3 सेकंड दिए तो 3 सेकंड में प्रोसेसिंग होगी, 4 दिए तो 4 सेकंड में प्रोसेसिंग होगी। रियल टाइम शेयरिंग का ये आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम में क्या होता था, ये पूरा अपना प्रोसेस करता था, मल्टीटास्किंग होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता था ये। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे, HLL हाई लैंग्वेज यूज करते थे, बेसिक और पास्कल यूज करते थे, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स कौन सी आ जाएंगी, IBM 360 370 CDC और 6600 एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स ये आपके लिए एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनकी एग्जांपल्स है, तो आप उनमें से कौन से डालेंगे और आप कितने कंप्यूटर्स याद रखोगे कि सेकंड जनरेशन में कितने थे, थर्ड बट फर्स्ट जनरेशन में लिमिटेड कंप्यूटर्स हैं, इसलिए ये एग्जांपल्स थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और साथ में जो हिस्ट्री के ये एग्जांपल्स भी याद रख लीजिए, ये सारी एग्जांपल्स जो आएंगी फर्स्ट जनरेशन में आएंगी, तो ये भी आप इंक्लूड कीजिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कब स्टार्ट हो रही है, 1971 से लेके 85 तक फोर्थ जनरेशन, जिसमें हमने VLSI टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमने पर्टिकुलर किसी सिंगल चिप में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनको इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भी फोर्थ जनरेशन में ही आया था, उसका नाम क्या था, इंटेल 4004। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा पूरा क्लियर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ठीक है, ये अब आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या कहा कि माइक्रो प्रोसेसर इस टाइम स्टार्ट हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुए थे। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब बना था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बना था उसका नाम था इंटेल 4004, और ये बनाया था किसने किया था, टेड हॉफ ने किया था इन्वेंट। किसने किया था इन्वेंट, टेड हॉफ ने किया था, और 1978 में ये इन्वेंट हुआ था, ठीक है, 1978 में इन्वेंट हुआ था। सेमी मेमोरीज के लिए कौन सी सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज की जा रही थी, और अदर्स भी यूज करें, मैग्नेटिक टेप्स और फ्लॉपी, इनको यूज किया जा रहा था, मेमोरी एज अ मेमोरी यूज किया जा रहा था। रियल टाइम शेयरिंग में, अब देखिए यहां पे भी रियल टाइम शेयरिंग है, यहां पे भी रियल टाइम शेयरिंग है, लेकिन यहां पे मैंने भूल गया, मैं यहां पे, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, और यहां पे आप लिख दीजिएगा, सॉरी ये यहां पे स्पेस ही नहीं, यहां पे लिख रहा हूं मैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब इसका डिफरेंस और इसका मतलब देखिए, पहले जब थर्ड जनरेशन में क्या होता था, अगर आपने, आजकल तो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें पावर ऑफ करना है तो वहां पे साइन होता है, सिंपली हम उधर जाते हैं, क्लिक करते हैं, अगर किसी को मिनिमाइज करना है तो वहां पे भी साइन होते हैं, सिंपली ग्राफिक्स होते हैं, साइन मतलब ग्राफिक्स होते हैं, उसी का यूज है यहाँ पे, G फॉर ग्राफिक्स। अगर आपने किसी को मिनिमाइज करना है या फिर बिल्कुल उसको विंडो को खत्म करना है, वहां पे क्रॉस का साइन होगा, आप सिंपली माउस वहां पे करेंगे, कर्सर वहां ले जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, वो सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आजकल जो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, इसका आया था इन्वॉल्व, ये ग्राफिक का यूज हुआ था, ग्राफिक, लेकिन इसमें कैरेक्टर, मतलब अगर आपने स्टॉप करना है तो आपने स्टॉप टाइप कर रहा है वहां पे, STOP, स्टॉप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो चीज स्टॉप होगी। अगर आपने एग्जिट करना है, EXIT एग्जिट करना है, टाइप करना आपने, उसको एंटर करेंगे तो वो क्या होगा, एग्जिट होगा। तो उसको क्या था, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, और यहां पे क्या था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस था, यहां पे ये चीज आ गई। और लैंग्वेज के लिए क्या यूज किया था, हाई लेवल लैंग्वेज थी, यहां पे ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जा रही है, फोर्ट्रॉन 4, C और C और C+ कब स्टार्ट हुई थी, फोर्थ जनरेशन में हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। फोर्थ जनरेशन हमने देख ली। अब फिफ्थ जनरेशन कब से, 1985 से लेके टिल प्रेजेंट तक, आज तक क्या है, फिफ्थ जनरेशन। स्विचिंग डिवाइस मतलब या फिर हार्डवेयर कौन से हम यूज कर रहे हैं, इसको अल्ट्रा लिख दीजिएगा, U लिख दीजिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नैनो टेक्नोलॉजी के ये जो स्विचिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद स्टोरेज कितने, ऑप्टिकल मेमोरी यूज कर रहे हैं,
10 फेम्टोसेकंड, फेम्टो की कितनी होती है 10⁻⁻15 होती है इसकी पावर, बहुत ज्यादा हाई स्पीड रहती है इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। और मर्करी ओपीएस प्रोलॉग, ये क्या है, ये लैंग्वेज है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रहा है, ठीक है। KIPS भी बोल सकते हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और क्या, प्रोलॉग और मर्करी OPS5, ये सारी कौन सी यूज हो रही है, ये लैंग्वेज है जो क्या कर रही है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा था 5th जनरेशन तक हमने पढ़ ली, यहाँ पे जनरेशन सारी कंप्लीट की है। अब देख लीजिए 5th जनरेशन तब तक चलेगी टिल प्रेजेंट, आज तक तो फिलहाल चल ही रही है। आगे अब कैसी इवॉल्व होती है, कितनी इवॉल्वमेंट, उसके कैसे हार्डवेयर चेंजेस हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके क्या हो रही है, वो इवॉल्व होकर आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता तो फर्स्ट जनरेशन में स्लो परफॉर्मेंस थी, लार्ज साइज था, पुअर स्टोरेज कैपेसिटी थी, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, कॉस्टली बहुत ज्यादा था, ठीक है। सेकंड में इंप्रूव हुआ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, यहाँ पे थर्ड में ज्यादा इंप्रूव हुई, फोर्थ में और ज्यादा, फिफ्थ में और ज्यादा। साइज पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, और कम और कम और कम, ठीक है। उसी तरह स्टोरेज का भी सेम, हीट का भी आजकल आप यूज करते हैं, देखिए आप लैपटॉप यूज करें, आपको एसी की जरूरत नहीं है, फैन वो प्री इंस्टॉल्ड होता है आपके लैपटॉप में कि आपको वहीं पे यूज किया, वो जो भी हीट जितनी भी ज्यादा, बट उतनी हीट नहीं वो करता कि आपको पर्टिकुलर एसी के रूम में ही बैठना है आपको, ताकि वो ठंडा रह सके और वो प्रोसेसिंग पूरा काम कर सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4th जनरेशन में मैंने लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट। 4th जनरेशन में ही हमने क्या देखा था, नेटवर्किंग और इंटरनेट यूज जो वाइडली यूज होना शुरू हुआ था, वो कब से स्टार्ट हुआ था, 4th जनरेशन में। और जब शेयरिंग थ्रू नेटवर्क, जो कंप्यूटर सर्वर्स हमारे कनेक्ट हो रहे थे, नॉलेज शेयर हो रही थी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, कब हो रही थी, 4th जनरेशन में हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस और सेकंड साथ में क्या लिखा हुआ है, न्यू ट्रेंड्स इन जियो, वो मैंने आपको बताया 4th जनरेशन में हमने ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी इसी जनरेशन में हमारा स्टार्ट हुआ था। और 5th जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग, मेगा चिप्स, बहुत ज्यादा चिप्स हम यूज कर रहे हैं, और छोटी छोटी चिप्स यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी। आजकल आप देख लीजिए कितना छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, 64 GB का, आजकल आप 256 GB का, कितने छोटे छोटे मेमोरी कार्ड चिप्स यूज हो रही हैं किसी भी चीज को। अब साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अब हम वो 5th जनरेशन में वो क्या देख रहे हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसकी एग्जांपल है, ये 5th जनरेशन की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, वॉइस सेंसिटिव, फेस सेंसिटिव और रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है आज आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज आप टाइप कर रहे हैं, रेगुलरली आप कुछ सॉन्ग्स सर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ न्यूज सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई आप एजुकेशन के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, वैसी ही इंफॉर्मेशन आपकी अलग अलग डिफरेंट चैनल से आपके वहां पे शो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी उस चीज को समझ रहे हैं, मतलब वो एक किस्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को बोलते हैं कि आप एक बार सर्च कर रहे हैं, 2 बार सर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर खुद समझ रहा है, वो इंटेलिजेंट हो रहा है, वो इस चीज को समझ रहा है कि हाँ ये इंसान इस चीज में इंटरेस्टेड है, वो उसी के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन और ज्यादा प्रोवाइड करता है। फेस सेंसिटिविटी, आपको पता है स्क्रीन लॉक होते हैं, फेस अनलॉक होते हैं, ये सारी सेंसिटिविटी, ये सारी किस में आ रही है, 5th जनरेशन में आ रही है। बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं सारी जनरेशन, इसलिए ये चीजें इन्वॉल्व होने के बाद ये सारी किस में आ रही है, 5th जनरेशन में आ रही है। तो आज हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, मैं कोशिश करूंगा साथ में अपने PDF पूरी प्रिपेयर करूं, और ताकि आपको भी मैं प्रोवाइड कर सकूं। बाकी आप सारा यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट टाइम से मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको खुद अपना बना सके, बाद में लिख सकें, या फिर अदरवाइज में आप कहीं में एक साइड होता हूँ तो आप उसको क्या कीजिए, उसको स्टॉप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ पे क्लिक करके उसको क्या कीजिए, नोट आउट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।